सो गाइस, अगर तुम्हें लगा था कि इविल डेड बर्न की एंडिंग सिर्फ एक और डेड आइड मैसाकर ही था, तो दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म ने सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं दिखाई, बल्कि पूरे इविल डेड यूनिवर्स की माइथोलॉजी को ही कंप्लीटली चेंज कर दिया है। क्योंकि इस मूवी में हमें ये मालूम चल जाता है कि डेडाइस ने इस पर्टिकुलर फैमिली को सिर्फ एक रीजन की वजह से ही टारगेट किया है, जिसके पीछे एक बहुत सालों पुराना सीक्रेट है नेक्रोनॉमिकॉन से रिलेटेड, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोफेसर नोबी से कनेक्शन भी मौजूद है। एंड ये भी बता दें कि दिस विल बी अ स्पॉइलर फिल्ड वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इविल डेड बर्न का पूरा ब्रेक डाउन एंड द एंडिंग एक्सप्लेन। तो विदाउट फर्दर अडू गाइस, लेट्स जस्ट डाइव इन। तो बेसिकली जो इसकी स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है अराउंड एलिस, जहाँ पर उसका हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है और उसे एक लेक साइड पोस्ट फ्यूनरल होम में कुछ दिन बिताने हैं अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ, जो कि खुद भी बहुत सारे ट्रॉमा और ग्रीफ के साथ गुजर रहे हैं। और यहाँ पे ये रिवील होता है जो एक्सीडेंट हुआ था वो करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक डेडाइड ही था। और उस डेडाइड को शायद आप प्रीवियस मूवी से भी जानते होंगे, बिकॉज हर नेम इज जेसिका फ्रॉम इविल डेड राइज। और वहाँ पे स्पेसिफिकली एक सीक्वेंस में हम ये देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली एलिस के हस्बैंड विल से ये कहती है कि गेट अस टू योर फैमिली, यानी कि डेडाइट्स का मेजर प्लान विल की फैमिली तक पहुंचना ही था। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और इस फिल्म का फाइनल एक्ट तब शुरू होता है जब यहाँ पे डेडाइट अटैक के बाद एलिस को ये समझ में आ जाता है कि इस इविल को कोई नॉर्मल वेपन से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। गन्स, फायर और फिजिकल अटैक्स डेडाइट्स को सिर्फ फिजिकली स्लो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर आ जाता है, बेंजामिन प्राइस, यानी कि विल के नाना जी, और उन्हीं के पास वो डिमोनिक रिकॉर्डिंग्स और नोट्स मौजूद होते हैं जो कि इस पूरी फ्रेंचाइज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन देते हैं। क्योंकि बेंजामिन सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे बल्कि वो ऑकल्ट रिसर्चर भी थे, जो कि प्रोफेसर रेमंड नोबी के साथ नेक्रोनॉमिकॉन और कैंडारियंस पर रिसर्च कर रहे थे, यानी कि वही बुक ऑफ डेड जो हर एक मूवी में कहर मचाती आई है। और यहाँ पे नोबी का नाम इविल डेड फैंस के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में भी वही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुक ऑफ द डेड की रिकॉर्डिंग्स बनाई थी और अननोइंगली एक बहुत खतरनाक इविल को दुनिया में रिलीज कर दिया था। और इस मूवी यानी कि इविल डेड बर्न में जो पूरा फोकस किया गया है सारी रिसर्च में से एक चीज पर, वो चीज निकलती है द कंडारियन डैगर। और ये बेसिकली एक एशियन रेलिक है जिसे कोई भी कॉमन नाइफ समझना बहुत बड़ी गलती हो, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स में भी और बुक में भी ये मेंशन होता है कि एक पर्टिकुलर डैगर है जो शायद इकलौता ऐसा वेपन है जो किसी भी डीमन को हमेशा के लिए ही खत्म कर सकता है। यानी कि कंडारियन डैगर एक ऐसी चीज है जिसके सिर्फ टच से ही कंडारियन डीमन यहाँ पर इवेपोरेट हो सकते हैं। और यहाँ पर बेंजामिन प्राइस को कहीं ना कहीं ये पता था कि बुक ऑफ द डेड और नेक्रोनॉमिकॉन पर रिसर्च करना उसकी फैमिली पर भी कभी ना कभी आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर सकता है। और जब भी ऐसा होगा तो सिर्फ ये कांदारियन डैगर ही है जो उसकी फैमिली को शायद प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए उन्होंने वो डैगर अपने ही घर में उस लेक साइड होम में एक एटिक में छुपा दिया, और उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन थी उन्होंने वो भी अपने ऑडियो टेप्स में कहीं ना कहीं सीक्रेटली इंक्लूड कर दी। मगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज तब होती है जब आयरॉनिकली जिस चीज से वो अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे वही टेप्स इस मूवी में उनके डिस्ट्रक्शन की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। क्योंकि यहाँ हम स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं कि विल का छोटा भाई जोसेफ कुछ क्यूरियोसिटी में आकर कई सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को प्ले आउट कर देता है, और यहाँ पर अननोइंगली वो काफी ज्यादा खतरनाक कांदारियन चैंट्स को रिलीज कर देता है। और अगर तुमने इविल डेड को फॉलो किया है तो यहाँ पर एक बेसिक रूल है जो हमेशा देखने को मिल जाता है कि जब भी स्पेसिफिकली कोई बुक ऑफ द डेड या नेक्रोनॉमिकॉन में से कोई 4 वर्ड्स बोल देता है, 4 चैंट्स कर देता है, तो वहां पर सारे ही आसपास के कैंडारियन डीमन उस लोकेशन पर या उस फैमिली पर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहले अट्रैक्ट होती है वो होती है डेड आइड जेसिका। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग डिटेल समझना जरूरी है, डेडाइट्स ने इस फैमिली को रैंडमली पोजेस नहीं किया है। बेंजामिन प्राइस की ब्लड लाइन ऑलरेडी नेक्रोनॉमिकॉन के कांटेक्ट में थी। उसकी रिसर्च और सीक्रेट डैगर दोनों ही सुपरनैचुरल बीकन की तरह काम कर रहे थे। और इविल डेड को ये पता था कि अगर डैगर इसी फैमिली के पास रहा तो ये उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक परमानेंट थ्रेट बन सकता है। और इसीलिए पूरी मूवी में डेडाइट्स का मेजर ऑब्जेक्टिव सिर्फ लोगों को मारना नहीं है बल्कि उस डैगर तक पहुंचना भी है। और फिर हम देख सकते हैं कि फाइनल कन्फ्रंटेशन में एलिस उस कांदारियन डैगर को रिट्रीव तक कर लेती है और उसी एक मूवमेंट से पूरी फाइट का बैलेंस चेंज हो जाता है। हर बार जब ब्लेड
किसी डेडाइट को टच करती है, उनका फ्लैश लिटरली मेल्ट होने लगता है। और ये सिर्फ एक फिजिकल डैमेज नहीं है, ये डीमन की स्पिरिचुअल एसेंस को भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी वजह से सूजन, एडगर और बाकी फैमिली मेंबर्स परमानेंटली ही एलिमिनेट होते दिखते हैं। और नॉर्मली इविल डेड मूवीज में डेडाइट्स बार बार उठ जाते हैं, लेकिन इस डैगर के अटैक के बाद उनका रिवाइवल नहीं होता है। और अब आगे बात कर ले यहाँ पर सबसे इनक्रेडिबल कन्फ्रंटेशन के बारे में, तो वो ऑफ कोर्स होने वाला यहाँ पर एलिस का मीटिंग द डेडाइट विल। और मुझे लगता है यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है, इस फिल्म में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिस के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अलोंग विद ग्रीफ चलता रहता है, क्योंकि लेटर ऑन कुछ हिंट्स में हमें यह भी समझ आ जाता है कि एलिस और विल का जो भी रिलेशनशिप था, जो भी मैरिज थी, वो काफी ज्यादा अब्यूजिव थी। क्योंकि यहाँ पर हम कई सारे सीक्वेंसेस में देख सकते हैं कि शायद विल कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था, बिकॉज ही यूज्ड टू फिजिकली अब्यूज हर, और कई बार उस पर चाय गिरा देना, उसे मार देना, वो सारी चीजें ही उसकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। इसीलिए जब उसकी मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एलिस को ग्रीफ भी फील हो रहा है, पर उसके अलावा यहाँ पर लेटर ऑन रिवील होता है कि उसके मन में एक बहुत बड़ी फीलिंग ये भी थी कि इसकी फैमिली के साथ जो भी हो रहा है वो शायद कहीं ना कहीं ये लोग डिजर्व भी करते थे, जो कि वो डेडाइट सूजन से डायरेक्टली कह भी देती है। और यहाँ पर क्लाइमैक्स में जिस तरह से विल को हम देख सकते हैं, तो गाइस सबसे पहले तो वहां पर जो फीलिंग आती है वो डायरेक्टली वेकना की आती है भाई साहब, क्योंकि सबसे पहले तो वहां पर एक बर्निंग सा घर दिख रहा है बैकग्राउंड में, और उसके बाद जिस तरह से भाई कंकाल की तरह वो सामने आता है, तो डायरेक्टली तुम्हारी फीलिंग भी स्ट्रेंजर थिंग्स से ही कनेक्ट हो जाती है। और मुझे लगता है वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज भी थी। और यहाँ पर ये भी समझ आता है कि मरने से जस्ट पहले भी विल जेसिका के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं पहले ही था, और इस बड़े एक्सीडेंट के बाद उसकी पूरी बॉडी ही एक हॉरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुकी है, जहां पर कंटिन्यूअसली वो जल रहा है लेकिन मर नहीं सकता। और हमें लगता है कि इस एक डिजाइन के थ्रू शायद मूवी एक सिंबॉलिक अप्रोच भी ले रही थी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि विल अपनी पूरी लाइफ में एक कंट्रोलिंग फिगर और अब्यूजिव हस्बैंड था, और डेथ होने के बाद भी वो एलिस को कहीं ना कहीं फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करने की ही कोशिश कर रहा है। यानी कि जो भी डीमन उसके अंदर आ चुका है, उसने अपना ज्यादा कुछ काम नहीं किया है, बल्कि जो भी फीलिंग, जो भी इविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था विल के अंदर, बस उसे 100 टाइम्स और ज्यादा बढ़ा दिया है। और यहाँ पर एक काफी बड़े स्ट्रगल सीक्वेंस के बाद एलिस फाइनली विल को एक ट्रैप के अंदर ढकेल देती और जैक हैमर की हेल्प से उसकी बॉडी को कंप्लीटली ही डिस्ट्रॉय कर डालती। लेकिन उसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, जहां पर डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उसकी बॉडी अभी भी अलाइव होती है, एंड देन एक कैंडारियन डैगर उसके अंदर जाते ही दैट्स द टाइम जब डीमन उसकी बॉडी से हमेशा के लिए हट जाता है। मगर इस एक पर्टिकुलर मोमेंट पर तुरंत ही विल डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि जो भी बर्निंग एंटिटी जैसा विल दिख रहा था वो एक्चुअली में अपने ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में दिखने लगता है। एंड यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी भी ट्राई कर रहा है कि किसी तरह डेडाइट के फ्रैगमेंट्स को वो एलिस के अंदर भी डाल दे, बट एलिस सेज कि दिस इज नॉट इनफ, और वो एक एक करके विल के पूरे फेस को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। और फाइनली वो पूरी कंडारियन एंटिटी यहाँ पर बर्न होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पर ये कहना बनता है कि शायद इविल डेड बर्न पहली ऐसी मूवी होगी जहाँ पर पूरे फ्रेंचाइज में कांडारियन डैगर का मेंशन हुआ है, एक ऐसी पर्टिकुलर चीज जो किसी भी कांडारियन डीमन को फेटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। और यहाँ पे एक सीक्वेंस में हम एलिस को पूरा लेक हाउस बर्न करता भी देख सकते हैं। सरफेस लेवल पर बस ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना या डेडाइट इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना हो सकता है, लेकिन सिंबॉलिक लेवल पर ये बेंजामिन प्राइस की कर्स लेगेसी का भी एंड है। वही एक हाउस जहां जनरेशन से नेक्रोनोमिकॉन की रिसर्च और अकल्ट सीक्रेट्स हिडन थे, फाइनली वो एशेस में कन्वर्ट हो चुका है। और जब फायर फाइटर्स और पैरामेडिक्स एलिस को रेस्क्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पे मूवी एक बहुत सटल सीन दिखाती है, जहाँ पे एलिस सबसे पहले तो सिगरेट जलाती है, और मूवी में हम देख सकते हैं कि विल उसको सिगरेट पीने से मना करता था और एक तरह से उसकी पूरी लाइफ पे कंट्रोल चाहता था, और इसीलिए सिगरेट एक फ्रीडम का सिंबल बन जाता है। लेकिन कैमरा डेलिब्रेटली उसकी आईज पर फोकस करता है और एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है, जहां हम उसकी आंखों का कलर चेंज होता भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मूवी इंटेंशनली ये कंफर्म नहीं करती कि यहाँ एलिस कंप्लीटली सेफ है या इविल का कोई साइकोलॉजिकल या सुपरनैचुरल स्कार उसके अंदर अब आ चुका है। और ये फिल्म तो यहीं पर खत्म हो जाती है, पर असली जो ट्विस्ट है वो आता है इसके मिड क्रेडिट एंड अ पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस में, जहां पर हाउस बर्न होने पर सबको ही ऐसा लगा होगा कि शायद ग्रैंड मदर पॉली भी यहाँ पर जलकर मर गई हो। लेकिन क्रेडिट्स के बाद हम एक सीन में देख सकते हैं कि पॉली अभी भी जिंदा है, जहां पर वो रोड के किनारे क्रॉल होते हुए आगे बढ़ रही है, और वहीं पर एक यंग सी लड़की अपनी गाड़ी को रोककर इस बूढ़ी नानी को हेल्प करने के लिए आ जाती है। और हॉरर मूवीज फॉलो करने वाले ये जानते हैं
कि वहां पर एक सिंपल रूल ये भी होता है कि काइंडनेस ही सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जब वो यंग लड़की उनसे पूछती है कि आपके साथ ये सब क्या हो गया, तो यहाँ पर नानी जी बताती हैं कि एक चोर मेरे पैर को चुरा कर ले गई, पर अब मैं तुम्हारे लेने वाली। और एक ही सेकंड के अंदर पॉली अपनी डेडाइट बनकर उस लड़की पर अटैक कर देती है। और इससे एक सीक्वेंस में ये मूवी ऑफिशियली कंफर्म कर देती है कि कंडारियन इविल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि पूरा हाउस डिस्ट्रॉय हो गया, फैमिली भी खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर जो डिमोनिक इन्फेक्शन है वो दोबारा से दुनिया में स्प्रेड होने के लिए निकल चुका है। और ये एग्जैक्टली वही एक पैटर्न है गाइस जो इविल डेड की पूरी फ्रेंचाइज बार बार रिपीट करती है। क्योंकि यहाँ पर सारे ही लोग मर गए तो अगली मूवी में क्या ही दिखा जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ये सोच रहे थे कि बस इतना ही एक सरप्राइज है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन, क्योंकि वो एक सीन हमें वापस से सेम क्रेमेटोरियम में ले जाता है जो हम शुरू में इस मूवी में देख चुके थे, जहां पे भाई इस मूवी में विल का पूरा फ्यूनरल दिखाया गया। और यहाँ पर हम क्रेमेटोरियम मैनेजर की एक छोटी बेटी को भी देख सकते हैं जो कि काफी सारे अनक्लेम्ड अर्न्स को देख रही होती है। और यहाँ पर एक शेल्फ पर उसकी नजर कुछ नाम पर पड़ती है, जिनमें से एक नाम काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है और वो नाम होता है एली बेक्सलर का। और ये वही एली है जिसको हमने इविल डेड राइज में भी देखा था, यानी कि वो टेरिफाइंग मदर फिगर। और हालांकि यहाँ पर राइज की एंडिंग में हमें दिखाया गया था यहाँ पर जो मदर की बॉडी थी वो एक चिपर के अंदर डाल दी गई, यानी कि कहीं ना कहीं ये मेंशन हुआ था कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो। लेकिन जैसे ये छोटी लड़की वो नाम पढ़ती है, यहाँ पर लाइट फ्लिकर होने लगती है, कुछ आवाजें आने लगती हैं और मिरर से हम एली को ही देख पाते हैं। और अगले ही सेकेंड वो इस मिरर के थ्रू रियल वर्ल्ड में मटेरियलाइज भी हो जाती है। फिर एक काफी ब्रूटल मोमेंट पर वो उस छोटी बच्ची के नेक को स्नैप कर देती है और सिर्फ ये कह देती है कि मॉमी इज बैक। और बस एक जंप स्केयर से ज्यादा ये सीन ये भी डिफाइन कर देता है कि इविल डेड यूनिवर्स कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है। अब तक हम ये मानते आए हैं कि डेडाइट्स होस्ट की बॉडी अगर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो डीमन को वापस आने में प्रॉब्लम होती है। इविल डेड राइज में एली कम्प्लीटली पीसेस में कट हो गई थी, लेकिन इविल डेड बर्न यहाँ पे ये कंफर्म कर देता है कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन का शायद कोई भी मतलब नहीं है। कांदारियन डीमन अपने फेवरेट होस्ट का फॉर्म दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है। इसका मतलब वुड चिपर्स एक्सप्लोजन और फायर सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। असली सॉल्यूशन तो वो कांदारियन डैगर है। और इसीलिए एलिस के पास जो वेपन है वो सिर्फ एक मैजिकल आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की लास्ट होप भी बन चुका है। और अगर यहाँ पे इस फिल्म की एंडिंग ये हिंट करती है कि एलिस भी एक डेडाइट में कन्वर्ट होने वाली है, तो यहाँ पे उसी के पास डैगर होना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और यहाँ पर सेकंड मेजर इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि इविल डेड से आने वाली सारी ही मूवीज कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड टाइमलाइन में चल रही हैं। इविल डेड राइज और इविल डेड बर्न दोनों ही कनेक्टेड है, जो कि हम इस फिल्म में भी काफी इंटरेस्टिंगली देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जेसिका से विल तक का ट्रांसफर, बेंजामिन प्राइस का प्रोफेसर नोबी के साथ कनेक्शन, एंड लास्टली यहाँ पर एली का रिटर्न और प्रॉपर फ्यूचर का सेटअप। ये सारी चीजें ये प्रॉपर्ली इंडिकेट करती हैं कि शायद ये पूरी ही फ्रेंचाइज एक ही टाइमलाइन का हिस्सा है। और इसी वजह से जो फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर हम एली को देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं शायद डायरेक्टली हिंट कर देता है इविल डेड रैथ के ऊपर। और हो सकता है अब जो इविल है वो सिर्फ एक फैमिली या एक लोकेशन तक लिमिटेड नहीं रहने वाला, क्योंकि मल्टीपल सर्वाइविंग एंटिटीज हैं, रीजनरेटेड डेडाइट्स हैं, और नेक्रोनोमिकॉन की जो पूरी हिस्ट्री या माइथोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं सारी चीजों को एक प्रॉपर वॉर की तरफ ही बिल्डअप कर रही है। और अगर कंडारियन डैगर सच में इन डीमंस को हमेशा के लिए यानी परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फ्यूचर मूवीज का बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव शायद इसी एक वेपन को हमेशा के लिए सेफ और सिक्योर रखना हो सकता है। तो फाइनली गाइस, अगर ओवरऑल बात करनी हो तो इविल डेड बर्न सिर्फ एक नॉर्मल सीक्वल बिल्कुल नहीं, ये पूरी फ्रेंचाइज की माइथोलॉजी को कहीं ना कहीं एक्सपैंड करता है। ये प्रोफेसर नोबी की लेगेसी को मॉडर्न टाइमलाइन से कनेक्ट करता है, बेंजामिन प्राइस की पूरी रिसर्च का पे ऑफ भी देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कांदारियन डैगर को एक इविल के अगेंस्ट यूज करने वाला वेपन की तरह प्रोजेक्ट भी कर देता है। और यहाँ पर एली बेक्सलर का शॉकिंग रिटर्न ये बताता है कि इविल डेड फ्रेंचाइज अभी खत्म होने से काफी ज्यादा दूर है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर भाई रिटर्निंग शुरू हुई है और रैथ अभी भी बाकी है। और खुद ही सोचो, अगर इविल डेड बर्न देखने के बाद सारे ही लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी थी, इतना ज्यादा डेंजरस गोर था, तो भाई रैथ में तो ये लोग क्या ही करने वाले हैं। तो यही था हमारा इविल डेड बर्न का एंडिंग एक्सप्लेन। और अगर इसका रिव्यू देखना हो तो वो भी हमने आज ही डाला है, तो वो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने परफॉर्मेंसेस और गोर की बात की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप व्लॉगिंग।